हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गेट डेटा साइंस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गेट डीए 2027 में डीए में मशीन लर्निंग के टॉपिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। जरूरी नहीं है आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आ सके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा तो ऐसे यूट्यूब में कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना, 50-60 वीडियोस मिल जाएंगे जो बोलेंगे यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो मेरा 2 मास्टर्स है, एक आईआईटी बॉम्बे में, एक आईसी बेंगलोर में, देन गेट क्वालिफाइड है, बेस्ट रैंक है आप मेरा AI4 में, देन उस फील्ड में मास्टर्स है, देन जो करंटली जॉब कर रहा हूँ उसके बेसिस में, उसके एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। देन प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आए उसके बेसिस में कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जरूरी नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। उसके पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप अभी जो कोर्स है हमारा वो परचेज करते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट जो आपका 9,999 है, उसमें 90% डिस्काउंट चल रहा है, 90%। तो ये अभी मिल रहा है आपका 999 में। ये सबसे चीपेस्ट कोर्स है, सबसे इकोनॉमिकल कोर्स है, इससे सस्ता कोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये जाके आप परचेस कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परचेस करना है कि नहीं, तो आप कुछ डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी जाके देख सकते हैं, जिससे डिसाइड कर सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी खरीदना नहीं है तो आपका फ्री टेस्ट सीरीज भी है। फ्री टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ही देना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, बिल्कुल ही देना है। कहीं और भी ज्वाइन कर चुके हो या कहीं ज्वाइन नहीं भी किए हो तो भी ये दे देना, बिल्कुल ही फ्री है। देन आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स परचेज नहीं करें तो नोट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट से इशू ये है कि इसमें आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इस कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है, इस कोर्सेज में आपका रिकॉर्डेड वीडियोस है, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस है आपका, देन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल रहेगा, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। तो इससे इसको परचेस कर लोगे तो और कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन नोट्स में इशू ये है कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा। देन दूसरा चीज कि इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपको वीडियो से बेटर समझ में आए, तो इसमें कुछ कुछ इश्यूज है, ऑब्वियसली फ्री है तो इसमें कुछ कुछ हर चीजें तो अवेलेबल नहीं रह सकती। तो अगर आपको इससे भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ठीक है, देन आपको कुछ भी डाउट है तो कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल पे भी इंक्वायरी कर सकते हो 24/7, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आर है तो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं। इंक्रीजिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जनरली डिक्रीजेस बाय। जब भी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आए ना, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को आप बेबी से कंपेयर करा करो। तो सपोज ग्राफ बनाते हैं, तो बेबी है, सपोज है 0 एज का है, और यहाँ पर आगे बढ़ के सपोज 50 में पहुंच गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहा है, इनिशियली क्या है, उसको आप कुछ भी पूछो तो क्या जवाब देगा, कुछ भी बोलते रहेगा, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, अब्बा डब्बा जब्बा कुछ भी बोलते रहेगा। तो चाहे आप कुछ भी पूछो, चाहे सही क्वेश्चन पूछो या गलत क्वेश्चन पूछो, दोनों में एरर क्या रहेगा, दोनों में कुछ भी बोलते रहेगा, एरर ज्यादा रहेगा। तो सिमिलरली क्या बोल सकते हैं कि अगर आप ML से कंपेयर करो तो ये मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपका ट्रेनिंग डेटा है या वेरिएंस वैलिडेशन डेटा, दोनों में एरर ज्यादा रहेगा। अब जैसे जैसे एज आगे बढ़ते जाता है, आपका समझ बढ़ते जाता है, तो अगर आपको जो भी सिखाया जाए उसमें तो आप सही बोलते जाओगे, तो एरर आपका कम रखते जाएगा। ठीक है, जो भी आपको सिखाया जाए। लेकिन सपोज आपको बहुत ऐसा टॉपिक के बारे में पूछ दिया गया जिसमें के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सपोज आपको दूसरे गैलेक्सी के बारे में पूछ दिया गया, कुछ भी पूछ गया, तो आपको कुछ पता होगा क्या, कुछ पता नहीं होगा, तो एरर क्या होगा, एरर उसमें भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो भी सिखाया उसमें एरर कम होगा, जो भी नहीं पता उसमें एरर ज्यादा होगा। तो यही मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, ट्रेनिंग डेटा में दोनों में एरर ज्यादा रहता है। इनिशियल एज में या इनिशियल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी में मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम रहता है। जैसे कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है तो हर डेटा पॉइंट्स को याद कर लेता है, जिसके कारण वो ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जैसी वैलिडेशन डेटा आता है, वैलिडेशन डेटा, ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन में डेटा में डिफरेंस हो सकता है ना, तो जैसी वैलिडेशन डेटा आता है तो मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें हमेशा स्वीट स्पॉट निकालना है जहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस कम है। ठीक है, डिफरेंस कम है और एरर भी कम है, तो ऐसा। ठीक है, ये हुआ। अब इससे कंपेयर करते हैं, इंक्रीजिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जनरली डिक्रीजेस बायस। अच्छा, बायस और वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब वेरिएंस है, वेरिएंस ज्यादा है। यहाँ पर वेरिएंस ज्यादा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायस ज्यादा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्रेनिंग डेटा को याद कर रहा है, ओवरफिट कर जा रहा है एक, तो इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग का केस। ओवरफिटिंग मतलब वेरिएंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब बायस मतलब अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग। तो बहुत ही आपका सिंपल मॉडल होगा, कुछ भी आंसर देते रहेगा, हमेशा गलत देगा, आप कोई भी इनपुट दो हमेशा ही गलत देगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक्स का वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज करो, मतलब ट्रेनिंग डेटा से वैलिडेशन में गए तो एक्स का वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज कर दिए तो बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, तो इसलिए ओवर फिटिंग हो गया। ठीक है, अब ऑप्शंस पे देखते हैं। इंक्रीजिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जनरली डिक्रीजेस बायस। तो जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है तो बायस डिक्रीज होते जाए, बायस तो यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ जा रहा है तो बायस क्या होगा, कम होगा, तो ए तो सही है।
इंक्रीजिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जनरली इंक्रीजेस बायस, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए तो वेरियंस बढ़ गया, तो यही तो बोला गया ना, तो बी भी सही है। ओवरफिटिंग इंप्लाइज लो वेरियंस, ओवरफिटिंग है तो लो वेरियंस होगा, लेकिन वेरियंस तो ज्यादा है ना, वेरियंस ज्यादा है मतलब ओवरफिटिंग है, तो सी तो नहीं है। लो वेरियंस मतलब अंडर फिटिंग होता है, अंडर फिटिंग में बायस ज्यादा होता है। अंडर फिटिंग यूजुअली इंप्लाइज हाई बायस, हाई बायस है तो वो अंडर फिटिंग हो गया, तो डी। तो ए बी डी ये आपका सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो भी आ रहा है समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन से डायरेक्ट टिक कर दूं कि ए बी डी सही है, ये कारण है, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका कोर्सेज में, और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, इसमें लिमिटेड टाइम है तो बहुत अच्छे से नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं करा जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। As regularization parameter lambda in ridge regression increases significantly, model tends to underfit overfit underfit increases variance become non-linear। तो ये देखते हैं, तो आपका रिज रिग्रेशन है, तो लॉस कंपोनेंट देखते हैं, लॉस कंपोनेंट था y माइनस वाई हैट स्क्वायर, लेकिन इसमें चांसेस क्या है, ये ओवरफिट हो सकता है। ओवरफिट क्यों बोल रहा हूं मैं, सपोज आपका लीनियर रिग्रेशन है, ये कुछ पॉइंट्स है ना, एकदम ही स्ट्रेट नहीं है, कुछ 19-20 ऊपर रहेगा, ऐसा रहेगा, एक पॉइंट इधर है, एक ये क्या मतलब नॉर्मली पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मली क्या है, ये आपका आउटलायर है। लेकिन अगर बहुत ही अच्छा मॉडल हो गया, बहुत ही फिट करने की कोशिश करे, तो क्या करेगा, इसको भी फिट कर जाएगा, तो ये क्या हो गया, लेकिन ये तो आउटलायर है ना, सबको फिट नहीं करना चाहिए, तो ये क्या होगा, इसको भी फिट करते जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये आउटलायर है, इसको फिट नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, इसमें आपका y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स है, x का स्मॉल वैल्यू, x का यहां से यहां चेंज करो स्मॉल वैल्यू पे, y बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ये आपका प्रेडिक्शन है, तो y हिट हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो ये x का तो कम वैल्यू है, तो क्या w बहुत ज्यादा होगा, इसलिए y बहुत ज्यादा चेंज हो गया। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये किसका केस है, ये हाई वेरिएंस हो गया, थोड़ा सा वैल्यू x चेंज करें तो y बहुत ज्यादा हो गया, तो वेरिएंस ज्यादा हो गया, वेरिएंस ज्यादा तो होता है तो क्या होता है, ओवरफिट हो जाता है। मतलब ओवरफिट कब हो रहा है, जब w बहुत हाई है, तो w को क्या करते हैं, कम करते हैं, कैसे करते हैं, आपका ये लॉस ठीक है, लेकिन लॉस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये लॉस टर्म में हम डब्ल्यू स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो इसको भी कम करने की कोशिश करेगा, तो इससे ये डब्ल्यू कम होगा, डब्ल्यू कम हुआ तो ये इक्वेशन ठीक होगा, तो ये आपका वाई हेड इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो रिज रिग्रेशन में लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर है, अच्छा डब्ल्यू स्क्वायर क्यों लिखे, सपोज वाई इज इक्वल टू w1x1 प्लस w2x2 प्लस बायस, बायस हटा दो, इतना कोई काम का नहीं है, काम का तो है, यहाँ पर काम का नहीं है, तो एक आपका लैम्डा w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर ऐसा रहता है, ठीक है, ये आपका सिग्मा है, तो ऐसा रहता है, ठीक है, ये हुआ इक्वेशन, ये हुआ। अब क्या बोलता है, पैरामीटर इंक्रीजेस, तो लैम्डा को क्या कर दिया, हाई कर दिया, अच्छा लैम्डा को बहुत ही क्लोज टू जीरो ले गया मैं, 0.00001, तो ये टर्म का कोई वैल्यू रहेगा, कोई वैल्यू रहेगा, मतलब ये क्या है, ये सिर्फ लॉस, इसको डिक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करेगा, तो अगेन ये वाला इक्वेशन इफेक्टिव हो जाएगा, इसको फिट करने की कोशिश करेगा तो डब्ल्यू बढ़ जाएगा, तो क्या जो ओवर फिट हो जाएगा, तो लैम्डा बहुत कम हुआ तो ओवरफिट, लैम्डा बहुत कम हुआ तो ओवरफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, लैम्डा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब ये 10 टू द पावर सपोज 1 करोड़, ठीक है, कुछ भी ले लो, 10 टू पावर सपोज 1000 ही ले लो सपोज, बहुत ही ज्यादा वेटेज दे दी, तो लॉस क्या करेगा, इसको प्रायोरिटी देगा, इसको प्रायोरिटी नहीं देगा, मतलब इसको कम करने की कोशिश ही नहीं करेगा, सिर्फ इसी को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब एरर को, जो एक्चुअल एरर है वो फिट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सिर्फ डब्ल्यू कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये भी सही है कि ये भी सही है, मतलब आपका ट्रेनिंग एरर और वैलिडेशन एरर दोनों ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर फिट हो जाएगा, जैसे ही लैम्डा ज्यादा हुआ तो ये आपका अंडर फिट हो गया, अंडर फिट मतलब हाई बायस हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी तक मैं क्वेश्चन समझा रहा था, ठीक है। तो अब आपका लैम्डा बढ़ गया है तो मॉडल क्या होगा, ओवरफिट होगा कि नहीं, वो तो कम में होता है, अंडर फिट हो जाएगा, भी सही है। इंक्रीजेस वेरिएंस, नहीं वेरिएंस तो कम हो जाएगा, वेरिएंस ज्यादा कितना हो जाएगा, किस में होगा, ओवरफिट में होगा। बिकम नॉन लीनियर, नॉन लीनियर की तो बात ही नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में अच्छे से टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको सभी चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी टाइप का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस में मिलेगा, वीडियोस में थोड़ा और डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो डेटा सेट साइज है आपका 180, 9 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, तो सपोज आपका 180 है, 9 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मतलब 20 20 20 ऐसा 9 बार लिख देता हूँ मैं, 9 फोल्ड बनाएंगे और आपका हर में इक्वल पॉइंट्स रहेंगे, तो 9 बाय 180 बाय 9 दैट इज 20, तो हर फोल्ड में इक्वल पॉइंट्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अ सैंपल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अक्रॉस फुल प्रोसेस, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी सैंपल है वो टेस्टिंग में गया है, तो ये 9 फोल्ड में क्या होता है, पहले इस पे वैलिड, मतलब बाकी सब पे ट्रेन करेंगे, इस पे वैलिडेट करेंगे, और इसको छोड़ के बाकी सब पे ट्रेन करेंगे, सिर्फ इस पे वैलिडेट करेंगे, इस पे तो एक ही बार वैलिडेट किया ना, इसको भी एक ही बार वैलिडेट किया, इसको भी एक ही बार किया, इसको भी एक ही बार किए, तो सबको एक ही बार वैलिडेट करेंगे, कोई भी पॉइंट्स को एक से ज्यादा टाइम्स वैलिडेट नहीं करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स सैंपल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग वो सिर्फ एक ही होगा।
इसको एक बार वैलिडेट करेंगे तो इसमें जितने भी पॉइंट्स है उसको भी तो एक ही बार वैलिडेट करेंगे, 20 पॉइंट्स है तो सबको एक ही बार वैलिडेट करेंगे, ठीक है, वही हुआ मतलब। तो ये क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट करेंगे, एक ही बार ही टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, डिसीजन बाउंड्री अकर्स व्हेन प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी किसका इक्वल होगा कि डिसीजन बाउंड्री अकर होगा। तो ये क्या लीप, सबसे पहली बात ये रिग्रेशन बोला, लेकिन रिग्रेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान रखना। रिग्रेशन मतलब वैल्यूज प्रिडिक्ट करे, वन वैल्यू क्या हो सकता है, 1, 1.1, 1.2, 1.21 या कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपका रिग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिग्रेस हो रहा है, उसमें क्या करें, सिग्मॉइड फंक्शन लगा दिए। सिग्मॉइड का एक्चुअली इक्वेशन रहता है 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस, ये आपका सपोज लॉजिट है तो ये आपका z हो गया, इसको मैं z ले रहा हूँ तो आपका लॉजिट हो गया। तो इसका कर्व क्या रहता है, इसका कर्व रहता है कुछ ऐसा रहता है ना, ये ऐसा। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, ये आपका 0 हुआ, ये आपका 0.5 है, तो यहाँ से ऐसे 0.5 गया और ये यहाँ पर ये 1 तक चले गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, ये z वैल्यू हो गया, z इसको ले रहे हैं, तो ये आपका कर्व हो गया। अब डिसीजन पॉइंट किस पे होता है, मतलब अगर आपका प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऊपर से 1 है तो एक क्लास में है, और 0.5 से, ये आपका 0.5 है, और 0.5 से नीचे है तो दूसरे क्लास में, सपोज ये A क्लास है, ये B क्लास है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो A क्लास यहाँ आएगा, तो ये z की वैल्यू कहाँ पर 0 से ज्यादा रहता है तो आपका A क्लास 0 से ज्यादा रहेगा तो 0.5 से बड़ा रहेगा प्रोबेबिलिटी, और 0 से कम रहेगा तो 0.5 पे बड़ा रहेगा। तो आपको डिसीजन बाउंड्री किस पे पूछा है, z का वैल्यू पे पूछा गया कि नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी का पूछा गया। प्रोबेबिलिटी क्या रहता है 0.5, और ये सिर्फ 2 क्लास के लिए रहता है, लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 क्लास को क्लासिफाई करता है, ठीक है। किस प्रोबेबिलिटी पे 0.5 पे, तो आंसर क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीजिंग के इन के एन एन, यूजुअली के इंक्रीज करने से क्या होगा। तो के एन एन क्या होता है, सपोज आपके 10 पॉइंट्स है जिसमें 4 नेगेटिव पॉइंट्स है एंड 6 पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो मैं 4 नेगेटिव पॉइंट्स बना लेता हूँ, 6 पॉजिटिव पॉइंट्स कहीं भी रह सकते हैं। तो अब मैं क्वेरी पॉइंट लेता हूँ, सपोज एक क्वेरी पॉइंट है, सपोज क्वेरी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये इससे क्या होगा, मैं सभी 10 पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा। अगर k इज इक्वल टू 3 है, k इज इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे पास है, इससे सबसे पास है उसको देखूंगा कौन कितने, सपोज 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आया, तो मैं उस के को किस में क्लासीफाई कर दूंगा, आपको पॉजिटिव वाले में क्लासीफाई कर दूंगा। तो ये के है, लेकिन अब बोलता है कि के को बढ़ा देते हैं, इंक्रीजिंग के, तो मैं सपोज के इज इक्वल टू 10 लेता हूँ सबसे ज्यादा। तो मैं क्वेरी पॉइंट यहाँ लूँ तो कहाँ क्लासीफाई होगा, डिस्टेंस निकालने की जरूरत है क्या, सपोज आप सबसे डिस्टेंस निकाल लिए, सबको सॉल्व भी कर दिए, तो सभी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, टॉप 3 थोड़ी होंगे। अब 10 पॉइंट से 10 के 10 इंक्लूड होंगे, तो पॉजिटिव पॉइंट कितने 6, नेगेटिव पॉइंट्स कितने 4, तो किसमें क्लासीफाई होंगे 6, इसमें क्लासीफाई होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सपोज यहाँ पर पॉइंट ले लिया, अब वापिस 10 से डिस्टेंस निकाला, कितने पॉइंट्स है, 6 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, मतलब वो क्या हो गया, वो तो फिक्स हो गया ना, वो तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। मैं क्वेरी पॉइंट कहीं पर ही बनाऊं, आपको हमेशा 10 पॉइंट यही मिलेंगे, हमेशा 6 पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा 4 नेगेटिव मिलेगा। तो किस में क्लासीफाई होगा, हमेशा पॉजिटिव में क्लासीफाई होगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेनिंग और वैलिडेशन आपका एरर दोनों ज्यादा हुआ, मॉडल बहुत अच्छा है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही बायस, बहुत ही सिंपल मॉडल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी बोलो, अंधाधुंध कुछ भी बोल दो, कहीं पर मेरे को लोकेशन भी मत बताओ, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्रीजेस बायस कर देता है। तो के ज्यादा करोगे तो बायस को इंक्रीज कर देगा, ऑब्वियसली फिर रिड्यूस कर देगा वेरिएंस को, उल्टा चलता है ना, वेरिएंस को रिड्यूस कर देगा। मेक डिसीजन बाउंड्री स्मूथर, स्मूथ कर देगा, क्यों, वेरिएंस ज्यादा रहता है तो एक्स थोड़ा सा भी चेंज होता है तो डिसीजन बाउंड्री चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, क्योंकि ओवरफिट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो डिसीजन बाउंड्री स्मूथ हो जाएगा क्योंकि ये बायस आगे हो गया। ऑलवेज इंप्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंक्रीज होता है, कैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत है। तो आपका ए बी सी, ऑब्वियसली अगर बहुत कम है के, थोड़ा सा बढ़ाए तो इंप्रूव होगा, सपोज आपका बहुत कम है तो ऐसा कुछ ग्राफ रहता है, लेकिन हमेशा होगा क्या, ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं होगा। तो ये आपका डी गलत हो गया, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपका प्रोबेबिलिटी दिया पी ऑफ C1, पी ऑफ एक्स गिवन C1, पी ऑफ C2, पी ऑफ एक्स गिवन C2 फॉर द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ C1 गिवन एक्स। तो ये आपका ये वैल्यू निकालना है, ये किसके इक्वल रहेगा, इसको पी ऑफ C1 इंटरसेक्शन एक्स ये लिख सकते हैं, देन पी ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं। इसमें कुछ दिया है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, ना C1 इंटरसेक्शन एक्स दिया है, ना C1 इंटरसेक्शन एक्स दिया है, ना एक्स दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिखें तो पी ऑफ C1 गिवन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये हो गया, ये गिवन है पी ऑफ C1, सॉरी ये तो निकालना था, तो इसको उल्टा करते हैं, बेस थ्योरम ना, पी ऑफ ऊपर लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स, ये भी सही है लेकिन ये दिया नहीं है तो दूसरा करते हैं, ठीक है। आपका पी ऑफ एक्स गिवन C1, पी ऑफ C1, तो ये हो गया, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स निकालते तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ C1 गिवन, सॉरी पी ऑफ एक्स गिवन C1 इंटू पी ऑफ एक्स, ये हो गया, प्लस सॉरी पी ऑफ C1 इंटू पी ऑफ C1 प्लस
P ऑफ x गिवन है C1 के होते हुए x क्या हुआ, फिर C2 के होते हुए x क्या हुआ, और P ऑफ C2 ये हो गया। अब इसमें इक्वेशन लगाना है तो ये क्या होगा, P ऑफ x गिवन C1, तो ये क्या है, P ऑफ x गिवन C1 0.5 इंटू P ऑफ C1 कितना हो जाएगा 0.6, नीचे ये टर्म और ये टर्म तो दोनों सेम ही है, तो 0.5 इंटू 0.6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2 हो गया, 0.4 इंटू 0.2 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30, तो आपका 0.3 हो गया, 0.3 प्लस आपका ये कितना 0.08 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये आपका 0.3/0.38 डेट इज 3/3.8 ये हुआ। अब इसको निकालोगे तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 0.79 आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, ये देख लेना, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आर बोला है तो मल्टीपल ऑप्शन रह सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन ऑलवेज यूजेस एंट्रोपी रिडक्शन, इंफॉर्मेशन गेन जहां पर भी आया बात हुआ डिसीडेंट्री का, डिसीडेंट्री एंट्रोपी पे ही बेस्ड रहता है कि ये क्या करता है। सपोज आपके पास 10 पॉइंट्स अगेन 4 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है ना, इसमें दो फीचर्स है ए कॉमा बी, तो डिसीजन बाउंड्री में एक ऐसा फीचर लेंगे सपोज ए इज इक्वल टू 5, तो ताकि आपका एंट्रोपी रिड्यूस हो, ठीक है। एंट्रोपी क्या बोलता है, रैंडमनेस रिड्यूस हो, यहाँ पर क्या है रैंडमनेस है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव रैंडमनेस है, लेकिन अगर कोई ऐसा फीचर करे जहां पर 4 पॉजिटिव पॉइंट इधर आ गए 6 नेगेटिव पॉइंट इधर आ गए, तो क्या हुआ रैंडमनेस डिक्रीज हो गया, अब एकदम प्योर एलिमेंट आ गए, तो ये क्या हो गया इंफॉर्मेशन गेन बढ़ गया ना, तो ये आपका सही है। इंफॉर्मेशन गेन बढ़ जाता है तो वो आपका एंट्रोपी रिडक्शन करता है, मतलब रैंडमनेस कम कर दिए तो इंफॉर्मेशन गेन बढ़ गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। डिसीजन ट्रीज कैन परफेक्टली फिट नॉइज ट्रेनिंग डेटा, नॉइज को भी रिड्यूस कर सकता है, कैसे, सपोज मैं अब आपको यहाँ पर 3 कर देता हूँ और यहाँ पर 7 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका सपोज 3 पॉजिटिव आया और आपका 1 नेगेटिव आ गया, है ना, ये फीचर से अभी भी रैंडमनेस कम हो गया क्योंकि ये तो प्योर हो गया है ना, तो लेकिन इसमें अभी भी रैंडमनेस है। फिर अब मैं दूसरा फीचर ले लेता हूँ, सपोज बी ग्रेटर देन 6 ले लेते हैं, कुछ भी अभी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 3 पॉजिटिव आया 1 नेगेटिव आया, तो अगर 1 नेगेटिव हुआ, ये सपोज आउटलायर भी तो हो सकता है ना, सिंगल पॉइंट है, ये आउटलायर है, तो आपका डिसीजन ट्री कैन परफेक्टली फिट नॉइज ट्रेनिंग डेटा, नॉइज रहता है तो उसको फिट कर सकता है, तो ये भी सही है। प्रूनिंग रिड्यूसेस वेरिएंस, ये आपका ओवरफिट हो गया है, ओवरफिट मतलब क्या हो गया, वेरिएंस बढ़ गया है, तो प्रूनिंग क्या बोलता है, अगर मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाऊं तो वेरिएंस कम हो सकता है, बिल्कुल सही है, ज्यादा डीप में ना जाओ तो वेरिएंस कम हो सकता है, ठीक है। तो डीप ट्रीज अब ये नीचे ही फिट करेगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है, तो ये बहुत ही नीचे ही फिट होता है। डीप ट्रीज यूजुअली हाई बायस, सॉरी ये तो सही हुआ, जैसी प्रूनिंग कर दे तो वेरिएंस कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसको यहाँ पर स्टॉप कर दे तो वेरिएंस नहीं होगा और फिट नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डीप ट्रीज यूजुअली हाई बायस, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हाई बायस होगा क्या, नहीं, हाई वेरिएंस होगा, और फिट हो जाएगा, तो बायस तो कम हो जाएगा, तो डी इज द रॉन्ग आंसर, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट है आपका सपोर्ट वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, सपोर्ट वेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सपोज देखते हैं सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो एसवीएम में यूज होता है सबसे पहले, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है ना, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, तो एसवीएम क्या करता है, ये आपका बाउंड्री पे लाइन बना देता है, ये आपका नेगेटिव, ये सपोर्ट वेक्टर को मैं सर्कल से कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये आपको उस पर लाइन बना दिया है ना। सिमिलरली मैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे भी ऐसा बाउंड्री बना लो, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर पे बाउंड्री बना दिया, तो डिसीजन बाउंड्री क्या होता है, वो एग्जैक्टली इसके बीच से जाता है, तो ये आपको दोनों को बाउंड्री बना, सपोर्ट वेक्टर से बाउंड्री जाता है मार्जिन और बीच में हम एक्चुअल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो रिमूविंग देम, सपोर्ट वेक्टर को रिड्यूस कर दिया तो डिसीजन बाउंड्री चेंज होगा, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दिया तो बाउंड्री तो यहाँ खसक सकता है ना, तो आपका ये आपका एक्चुअल बाउंड्री क्या आएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में जाएगा, मतलब खसक जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ए तो सही है। आगे देखते हैं, रिमूविंग नॉन सपोर्ट वेक्टर्स यूजुअली चेंजेस बाउंड्री सिग्निफिकेंटली, अगर मैं ऊपर यहाँ से किसी को भी हटाऊं तो बाउंड्री ये लाइन चेंज होगा क्या, ये लाइन चेंज नहीं होगा, ये लाइन चेंज हुआ तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ तो बड़ा चेंज होगा, लेकिन चेंज तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी ये क्या क्या गलत हो गया। दे आर क्लस्टर सेंटर, क्लस्टर सेंटर है क्या, क्लस्टर सेंटर तो बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तो क्लासीफाई करता है, क्लस्टरिंग तो आपका अनसुपरवाइज्ड में आता है। दे मैक्सिमाइज ट्रेनिंग लॉस की तो बात ही नहीं है, तो ये भी गलत है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कोवेरियंस मैट्रिक्स उसके आइगन वैल्यूज है 532, इफ फर्स्ट टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर रिटेन, परसेंट वेरिएंस रिटेन, फर्स्ट टू आइगन वैल्यूज आ गए, फर्स्ट टू कंपोनेंट्स फर्स्ट टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रिटेन किए, तो इन दोनों को रिटेन कर रहे हैं, तो वेरिएंस कितना रिटेन होगा, कितने पास हमारा वेरिएंस मतलब कितना इंफॉर्मेशन आएगा, तो इंफॉर्मेशन कितना है कि पहले दो को रिटर्न कर रहे हैं, फिर 5 + 3 + 2, ये आपको जो भी सिलेक्ट करे उसका आइगन वैल्यू लिख दो, नीचे सबका आइगन वैल्यू इंटू 100, ये हो गया, तो कितना 8/10 इंटू 100, तो आपका क्या हो गया, ये आपका 80%, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग इज बॉटम अप,
अब एग्लोमेरेटिव डिवीजिव क्या है, ये आपका हायरार्किकल में आता है। हायरार्किकल क्या बोलता है, सपोज मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स है, तो मैं इनिशियली क्या करूंगा, ज्वाइन करते जाऊंगा, पहले कुछ को ज्वाइन करूंगा, सपोज इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ये इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, तो मैं कम पहले स्मॉलर क्लस्टर्स बनाऊंगा, तो फिर इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये ज्वाइन हो गया, फिर मैं ये दोनों ज्वाइन हो गया, फिर ये आपके ये दोनों ज्वाइन हो गए, मतलब एक एक करके ऐड करते जाऊंगा, बाद में सबसे लास्ट में मेरे को एक क्लस्टर मिल जाएगा। तो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या होता है, ये आपका बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाता है, तो ये तो सही है। एग्लोमेरेटिव एग्रीगेट करना है, तो इंडिविजुअल क्लस्टर से एग्रीगेट करते हैं। डिविजिव क्या बोलता है, डिवाइड करना है, मतलब वो ऊपर से नीचे जाता है, पहले एक क्लस्टर आता है फिर डिवाइड करते जाता है, तो वो डिवाइड करता है, इसलिए टॉप डाउन बोलते हैं, तो ये भी सही है। अब मैंने क्लस्टर को ज्वाइन कर रहा हूं, तो सपोज ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस में ज्वाइन करूंगा, है ना, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस किसके बीच में निकालू, इन दोनों के बीच में निकालू, कि इन दोनों के बीच में किसके निकालू, या क्लस्टर सेंटर्स के बीच में निकालू। तो सिंगल लिंकेज क्या बोलता है, जो भी नियर सेंटर्स है उसके बीच में सिंगल डिस्टेंस निकालो, तो ये भी सही है, सिंगल लिंकेज आपका ये बोलता है। लेकिन कंप्लीट लिंकेज क्या बोलता है, जो फारदेस्ट है ना उसके बीच में डिस्टेंस निकालो, तो एकदम ही उल्टा बोलता है, तो ये भी सही है। तो ये चारों चीज सही हो गया कि एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग बॉटम ऊपर हो गया, डिविजिव ऊपर से नीचे हो गया क्योंकि वो डिवाइड करते जा रहा है। देन आपका सिंगल लिंकेज हो गया, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेता है, जो कंप्लीट लिंकेज है वो आपका फार्दर डिस्टेंस लेता है, तो ये आपका ऐसा रहता है, चारों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मॉडल आपका ये मॉडल है, ट्रू वैल्यू आपका 59 है, प्रेडिक्टेड वैल्यू 67 है। मीन स्क्वायर एरर पूछा, बहुत ही इजी। मीन स्क्वायर एरर मतलब क्या हुआ, y माइनस वाई है, इसका स्क्वायर कर दो और इसका एवरेज लेना है, तो 5 माइनस 6 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर, उसका एवरेज भी तो लेना है, कितने पॉइंट से 2, तो 2, तो ये आपका 1 प्लस 4 5/2 दैट इज 2.5, आंसर क्या हुआ 2.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपोगेशन इज यूज फॉर। बैक प्रोपोगेशन किसके लिए यूज होता है, एक्चुअली बैक प्रोपोगेशन और की मदद से आप ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट से क्या होता है, वेट अपडेट होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड प्रेडिक्शन, ये तो बैकवर्ड की बात कर रहा है, प्रेडिक्शन की बात ही नहीं कर रहा, फॉरवर्ड क्लस्टरिंग तो बिल्कुल ही अलग हो, फीचर स्केलिंग अलग हो गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा सही है, पीसीए क्या, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये आपका अनसुपरवाइज्ड बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर ऑर्थोगोनल, तो ये क्या करता है, अनसुपरवाइज्ड कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालता है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालेगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालेगा। आइगन वेक्टर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये हमेशा एक दूसरे से ऑर्थोगोनल रहता है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट भी ऑर्थोगोनल रहेगा, तो ए और बी दोनों सही हो गए। पीसीए मैक्सिमाइजेस वेरिएंस रिटेन, पीसीए हमेशा क्या करता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, सपोज आपको आइगन वैल्यूज आए 532, तो सबसे ज्यादा किसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, मतलब ऐसा आइगन वेक्टर लेगा जिसमें आपका आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा वेरिएंस इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर सबसे कम इसमें होगा, तो वो क्या करता है, हमेशा ऐसे आइगन वेक्टर चूज करता है जिसमें आइगन वैल्यू ज्यादा हो, जिसमें वेरिएंस ज्यादा हो, अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, तो पीसीए मैक्सिमाइजेस वेरिएंस। ठीक है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। पीसीए गारंटीज बेटर क्लासिफिकेशन, लेकिन ये तो इसको ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया ना, ये तो अनसुपरवाइज्ड, मतलब लेबल्स रहेंगे ही नहीं, तो क्लासिफिकेशन होएगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, डी इज द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वो। नेक्स्ट है आपके डेटा पॉइंट्स 1 to 8 9, तो k इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, है ना, के एन एन में k इज इक्वल टू 2 है, ध्यान रखना। इनिशियल सेंट्रॉइड्स आपको गिवन है, k इज इक्वल टू, सॉरी, इनिशियल सेंट्रॉइड्स गिवन है, तो एक 1 है एक 9 है, बाकी बच्चे पॉइंट्स के 2 और 8। देन आफ्टर फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट असाइन करना है कौन से क्लस्टर में जाएगा, उसके बाद पूछा गया कि क्लस्टर 1 का मीन और क्लस्टर 2 का मीन, ये पूछा गया, तो 2 का डिस्टेंस निकालेंगे, 1 से कितना है 1 आया, 9 से कितना आएगा 7 आएगा, तो किससे पास है 1 से पास है, तो किस पे असाइन कर देगा, ये 2 से असाइन कर देगा। देन 8 को अगेन चेक करेंगे, 8 1 से कितना डिस्टेंस है 7 के डिस्टेंस है, 8 9 से कितने डिस्टेंस 1 के डिस्टेंस पे, तो 8 यहाँ पर आएगा। अब क्या बोला है, इन दोनों का मीन और इन दोनों का मीन ऐड कर दो, तो 1 + 2/2, 9 + 8/2। अब ये भी बोल सकते हैं कि ये तो सिंपल है ना, सबको ऐड करो, 1 + 2 + 8 + 9/2, ये कर दो तो सिंपल आंसर आएगा, साइन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं पहले। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव अभी एकदम आंसर सॉल्व नहीं करना, पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, अप्रोच समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ गया तो आपको ऐसा समझना है कि जब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आए, इस तरीके क्वेश्चन आए या इस तरीके से आए, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सको। ठीक है, ये आपका टाइम बचाएगा, टाइम भी बहुत जरूरी है। तो ये कितना होगा 3/2, अल्टीमेटली ये, तो 1 + 2 3, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, 20/2 दैट इज 10, तो आंसर क्या हुआ 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मल्टीपल स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। LOOCV लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन जनरली हैज लोअर बायस एस्टिमेट देन 5-fold क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, ये देखते हैं, सपोज 100 सैंपल्स है, तो
LOOCV क्या बोलेगा, पहले 99 पे आप ट्रेन करो, एक पे वैलिडेट करो, फिर दूसरे 99 सेट निकालो, फिर दूसरे पॉइंट पे मतलब एक ही पॉइंट है लेकिन दूसरा वाला रहेगा, ठीक है, वो सेम नहीं रहेगा, दूसरा वैलिडेट करो, मतलब ऐसे 100 बार करेंगे, ठीक है। ये 5 फोल्ड क्या बोलेगा, 20 में डिवाइड करो, कितने 5 ग्रुप्स बन गए, पहले इस पे ट्रेन करो, इस पे वैलिडेट करो, फिर बाकियों पे ट्रेन करो, इस पे वैलिडेट करो, बाकी ट्रेन करो, इस पे वैलिडेट करो, मतलब इसमें कम डेटा पॉइंट्स पे ट्रेन हो पा रहा है, इसमें ज्यादा डेटा पॉइंट्स पे ट्रेन हो पा रहा है, हर बार 99 पे, और कितने बार होगा, वैसे 100 बार होंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे वैलिडेट हो रहा है ना, कितने पॉइंट्स है 100, जैसे 100 बार ट्रेन होंगे और 99 पॉइंट्स पे ट्रेन होंगे, लेकिन ये सिर्फ 5 बार ट्रेन होगा और 5 बार 2020 में होगा, तो ये कम ट्रेनिंग पे जा रहा है, कम डेटा पॉइंट्स पे भी जा रहा है, कम बार भी ट्रेन हो रहा है, ये ज्यादा डेटा पे जा रहा है और ज्यादा बार भी ट्रेन हो रहा है, तो ज्यादा ट्रेन हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, आपका वेरिएंस बढ़ सकता है, ओवरफिट हो सकता है, तो ओवरफिट होगा तो क्या होगा, बायस तो कम होगा ना, तो इसलिए लोअर बायस एस्टिमेट, तो ये आपका ए तो सही है। आगे देखते हैं, LOOCV इज कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली ज्यादा बार ट्रेन हो रहा है तो एक्सपेंसिव तो होगा ना, तो ये भी सही है। हाई वेरिएंस मॉडल्स ओवरफिट, अब ये LOOCV की बात नहीं कर रहा है, वेरिएंस ज्यादा होगा तो ओवरफिट होगा, बिल्कुल सही है, वेरिएंस ज्यादा होगा तो ओवरफिट होगा। रिज रिग्रेशन कैन रिड्यूस वेरिएंस, ऑब्वियसली जब ओवरफिट होता है तो लॉस फंक्शन में लैम्डा W स्क्वायर ऐड करते हैं, ये आपका रिज रिग्रेशन में होता है। एक होता है लैम्डा सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ W, ये आपका लेसो रहता है, लेसो में आपका मॉड ऑफ रहता है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इनकेस आ जाए, कोई ऐसा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसमें आपका W क्लोज टू 0 आता है, इसमें एक्चुअली 0 हो जाता है, ठीक है, तो इस रिज रिग्रेशन वेरिएंस को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, ये भी सही है, दोनों का काम सेम है, दोनों का काम वेरिएंस रिड्यूस करना ही है, बस ये है कि ये क्लोज टू 0 जाता है, ये एक्जैक्टली 0 जा सकता है, कोई भी लैम्डा, ठीक है, ये हुआ। देन विच मॉडल इज द मोस्ट सेंसिटिव टू फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग क्या होता है, सपोज आपके 2 पॉइंट्स है, ये XY कोऑर्डिनेट है, इसको 20 ले लेते हैं, देन आपका 240, 2-3 पॉइंट्स और लेते हैं, आपका 290, देन 500, ये आपके 4 पॉइंट्स है। अब ये आपके जब भी डिस्टेंस निकालोगे तो इसका डिस्टेंस तो कम है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालोगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये तो बहुत ज्यादा रेंज में ना, तो हमेशा ये डोमिनेट करेगा, इसको वैल्यू नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइज करते हैं, इसको भी 0 to 1 नॉर्मलाइज करेंगे, इसको भी 0 to 1 नॉर्मलाइज करेंगे, तो इसी को बोलते हैं फीचर स्केलिंग। तो जब भी डिस्टेंस निकालते हैं उसमें फीचर स्केलिंग इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसीजन ट्री में डिस्टेंस निकालते हैं ना, डिस्टेंस नहीं निकालते, क्यों, ए इज इक्वल, सपोज 2 फीचर है ए और बी, तो ए इज इक्वल टू 5 या इज इक्वल टू, कोई भी कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगा के ही उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। केएनएन पे भी डिस्टेंस निकालते हैं, क्लोजेस्ट, सपोज एक क्वेरी पॉइंट है, यहाँ पर अलग अलग क्लासेज है तो सब पे डिस्टेंस निकालते हैं, इसका क्वेरी पॉइंट का सब पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फीचर स्केलिंग, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। नेव वाइस पे तो प्रोबेबिलिटी निकालते, डिस्टेंस निकालते नहीं है। स्प्लिटिंग ट्री अगेन ट्री का पार्ट है, डिस्टेंस निकालते, तो सिर्फ केएनएन में डिस्टेंस निकालेंगे, जिसके कारण फीचर स्केलिंग इस पे सेंसिटिव रहेगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन ये आपके कुछ क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड, इस टाइप के आ सकते हैं, जरूरी नहीं आएंगे लेकिन इस टाइप के आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें प्रॉपरली आपका, उसमें जो भी आपका बेसिक समझाया गया, कॉन्सेप्ट समझाया गया, ऐसा नहीं कि रश थ्रू करके आपको सिंपली आंसर बता दिया और आगे बढ़ दिया गया, है ना। तो डिटेल कोर्स में जाएंगे तो और अच्छे से समझाया गया और बेटर तरीके से समझाया गया, ताकि आपको ज्यादा समय तक याद रखे, रट्टा मारोगे तो बहुत ही जल्दी भूल सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो अगेन आपको कोई भी डाउट है तो कॉल व्हाट्सएप पे आप कभी पूछ सकते हैं 24/7, अगेन आप ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, देन आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपडेट रहेंगे। अगेन जो कोर्स है आपका, अगेन रिमाइंड करा दे, 999 तो बड़ा चीपेस्ट कोर्स है, इतना तो जो गेट का फॉर्म है वो भी इससे ज़्यादा कॉस्ट का आता है, ठीक है। तो अगेन इसको आप परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।